हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। यानी कि हमेशा इस बात को याद रखो कि आपका जो फोकस है वही आपकी हकीकत बनता है। आप नेगेटिव बातों पे फोकस करोगे, नेगेटिविटी आपकी हकीकत होगा। पॉजिटिव बातों पे फोकस करोगे, पॉजिटिविटी आपकी हकीकत होगा। अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर फोकस करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे बैठे सपने देख रहे हो कि मैं कलेक्टर बन जाऊँ या मैं SSC CGL में एक ऑफिसर ग्रेड पे स्केल में चला जाऊँ, मेरे पास AC घर हो, AC ऑफिस हो, कार हो, ये करूँ वो करूँ, यहाँ घूमूँ। ये फोकस नहीं है, ये सिर्फ ड्रीम्स हैं, ये सपने हैं। और सपने भी ऐसे नहीं कि जो पूरे करने, ये तो आप सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं। फोकस मतलब कि आपका अगर सपना है कि आपने SSC CGL क्वालिफाई करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने क्वालिफाई करना है, तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको GK पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, आप हर एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका फोकस SSC CGL के ऊपर नहीं और सपने देखने के ऊपर होगा तो वो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको फोकस अपना डिटरमाइन करना है कि आप किस तरफ फोकस कर रहे हैं, वही आपकी हकीकत बनने वाला है। ओके, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कशन फॉर SSC CGL मेंस। In December 2021, the center launched the Semicon India program। बोल रहे हैं 2021 दिसंबर में हमने केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था विद एन आउटले ऑफ ₹76,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, जिसके लिए 76,000 करोड़ का फंड हमने अनुमान लगाया था कि इतने रुपए लगेंगे अगर हमने इंडिया में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना है। तो The scheme was modified a year later to increase incentives to the industry। फिर एक साल बाद उस स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए जिससे कि इस कंपनी को, जो भी इंडस्ट्रीज इसके तहत में लगेंगी, कंपनीज फैक्ट्रीज जो भी इसके तहत में खुलेंगी, उनको कुछ बेनिफिट्स मिले, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं। ठीक है, Experts have rightly pointed out that government's plan to make India a semiconductor hub would require not just financial backing but also investment and talent development। अब सोचो, आपने एक कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपको बिजनेस चलाने के लिए लोग चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन आपका जो भी बिजनेस है अगर उस अकॉर्डिंग आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है तो क्या बताओ कि आपका वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? आपको जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने वाला अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? सेम चीज़ एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि सरकार को अगर सेमीकंडक्टर हब बनाना है इंडिया में, इंडिया को सेमीकंडक्टर हब के रूप में प्रेषित करना है, तो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे हमारे जो युवा हैं, जो लोग हैं, जिनको आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जाके काम करें, उनको स्किल्स भी देनी होंगी उस तरीके की, वो भी प्रोवाइड करनी होंगी, यानी कि टैलेंट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नाउ अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल रेटिंग फर्म मूडीज हैज अंडरलाइंड अनदर चैलेंज। अब ये एक चैलेंज था, दूसरी एक और रिपोर्ट आई। मूडी आपको पता है ना, रेटिंग एजेंसी है, बोलते मूडी की रेटिंग, मूडी ने हमारी रेटिंग गिरा दी है, वो एक रेटिंग एजेंसी है। उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसने एक और चैलेंज की तरफ इशारा किया, उसको हाईलाइट किया। Climate change can damage manufacturing facilities, disrupt supply chains and lead to significant financial losses। बोल रहे हैं जिस तेज़ी से क्लाइमेट चेंज और जिसका प्रभाव अभी हमने हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाओं से देखा भी है, इससे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं उनको वो प्रभावित हो सकती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत भारी हमें फाइनेंशियल लॉसेस देखने मिल सकते हैं। ये उन्होंने अनुमान लगाया। The report warns that risks posed by global warming could deter investments in the industry। बोल रहे हैं रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई कि जो ग्लोबल वार्मिंग के जो रिस्क हैं उसके वजह से इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी गिर सकती है, कम हो सकती है, उसमें भी रुकावट आ सकती है। एंड come in the way of India's realizing its ambition of becoming a chip making hub। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इंडिया का जो सपना है कि हम हिंदुस्तान को चिप मेकिंग हब बनाएं, उसके रास्ते में आ सकती हैं, रोड़ा बन सकती हैं।
इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री दैट फेसेस सच चैलेंजेस। अब ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं। ताइवान, द करंट लीडर इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इज ऑल्सो थ्रेटन्ड बाय इरेटिक वेदर पैटर्न्स। ताइवान जो इस वक्त पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर है, वो भी इस वेदर पैटर्न से प्रभावित हो रहा है, उससे डरा हुआ है। टुडे सिलिकॉन चिप्स हैव बिकम एज एसेंशियल एज ऑयल रिजर्व्स। आज के दिन में सिलिकॉन चिप्स हमारे ऑयल रिजर्व्स की तरह ही इंपॉर्टेंट होगी। हमारे फ़ोन में है, हमारे टीवी में है, हर चीज़ में, कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर के बिना तो कोई काम होता ही नहीं। कंप्यूटर्स में है, ऑटोमेशन सिस्टम्स में चिप्स लगी हुई हैं, हर जगह तो चिप्स लगी हैं, है ना। और जैसे कि हमारे लिए गाड़ियों के लिए तेल इंपॉर्टेंट है, गाड़ियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपने कन्वीनियंस के लिए। अब टांगा लेके तो हम नहीं जा सकते, या पुराने ज़माने के तरीकों पर तो नहीं पहुंच सकते। गाड़ियां इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ऑयल रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरीके से सिलिकॉन चिप्स भी इंपॉर्टेंट हैं। They enable advances in computation and are embedded in smartphones and defense equipments। बोल रहे हैं हमारे कंप्यूटेशन चीज़ों सिस्टम को और एडवांस करने में मदद करते हैं, और इसके अलावा हमारे स्मार्टफोन्स में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, हर तरफ तो ये लगे हुए हैं। They are also integral to clean energy appliances and machines such as electric vehicles, solar arrays and wind turbines। बोल रहे हैं जो clean energy appliances, renewable energy जिससे हम जो जनरेट करते हैं एनर्जी, उनमें भी चिप्स लगी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें ऐसी मशीन्स की जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसमें चिप लगी हुई है। सोलर एरेज क्या होता है? सोलर सेल्स का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, बहुत सारे सोलर सेल्स एक साथ लगाए हों, उसको बोलते हैं सोलर एरे। तो सोलर सेल्स में लगाया जाता है, विंड टर्बाइंस में लगाया जाता है, हर चीज में तो चिप लगी हुई है। हेयर लाइज अ पैराडॉक्स। तो यहीं पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात आती है सामने। क्या है वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात? द इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट इज लार्ज। अब ये बेशक से क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट्स में लगी हुई है, बट खुद चिप बनाने वाले इंडस्ट्री का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती है, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स, फैब्स, कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड जनरेट हजार्डस वेस्ट। बोल रहे हैं जो चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स है, जिनको फैब्स बोला जाता है, वो बहुत भारी मात्रा में पानी कंज्यूम करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट जनरेट करते हैं। द सेक्टर इज अमंग्स दी टॉप GHG एमिटर्स टुडे। ये जो सेक्टर है ये आज के दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करने वाला सेक्टर है। In face of pressure from investors, however, a section of the industry is taking steps to clean up its act। बोल रहे हैं हालांकि क्योंकि उनके ऊपर भी, इस इंडस्ट्री के ऊपर भी इन्वेस्टर्स का प्रेशर पड़ रहा है। आपको पता है यूरोपियन यूनियन ने सभी उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है कि हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे उन इंडस्ट्री के ऊपर जो कार्बन जनरेट कर रही होंगी। तो इसकी वजह से इस इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रेशर आया है, जिसकी वजह से हालांकि वो क्या कर रहे हैं, वो क्लीन अप करने लगे हैं, यानी कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे कार्बन एमिशन कम हो या उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। 2 years ago, the world's largest chip maker, Taiwan's semiconductor manufacturing company, बोल रहे हैं 2 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी जो चिप मेकर कंपनी है, ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, विच सप्लाइज टू एप्पल अमंग्स्ट अदर, जो कि बहुत सारे कंपनीज को सप्लाई करती है जिसमें से एप्पल भी एक है, प्लेज्ड टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। इन्होंने एक प्रण लिया है कि ये 2050 तक नेट जीरो एमिशन कर देंगे। सैमसंग, इंटेल एंड सेवरल कंपनीज इन यूरोप हैव रिपोर्टेडली स्टार्टेड कंडक्टिंग GHG ऑडिट्स। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग, इंटेल और कुछ और कंपनीज यूरोप में जो स्थित हैं, उन्होंने कथित तौर पे GHG ऑडिट्स करना भी स्टार्ट कर दिया है। इंडियाज फ्लेजलिंग सेमीकंडक्टर सेक्टर, फ्लेजलिंग मतलब नौसिखिया, जो भी अंडर डेवलपमेंट है, अभी नया है, सीख रहा है। तो बोल रहे हैं इंडिया का जो ये नौसिखिया सेमीकंडक्टर सेक्टर है, कुड फाइंड इटसेल्फ चैलेंज्ड बाय दीज आउटफिट्स। अब ये इन सब प्रकरणों से खुद को चैलेंज्ड महसूस कर सकते हैं कि उसके लिए परेशानी हो सकती है। बट देखो, दो चीज़ें हैं, ये कोई A पर्सन है, ये कोई B पर्सन है। अगर A पर्सन के पास में दोनों ही कॉम्पिटिटिव जॉब्स की तैयारी करे, इसको 5 साल हो गए तैयार करते हुए, और B कोई
व्यक्ति है वो भी फ्रेशर है, फ्रेश ग्रेजुएट है और वो पहली दफ़ा एग्ज़ाम देने लगा है इस साल, तो जो एक 5 इयर्स कंप्लीट कर चुका है व्यक्ति एग्ज़ाम देते देते, उसके पास एक अपर हैंड है और एक प्रो है और एक कॉन है। तो अपर हैंड क्या है कि उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके पास अपनी मिस्टेक्स हैं, उनसे उसकी कुछ लर्निंग्स हैं, ठीक है, तो उन लर्निंग्स को वो अपने अगले अटेम्प्ट में अप्लाई करेगा। हो सकता है कि उसके पहले अटेम्प्ट में 20 मार्क्स आए हों, दूसरे में 22 आए हों, तीसरे में 42 आए हों, ठीक है, ऐसे वो इम्प्रूव कर रहा होगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कोई बच्चा नहीं इम्प्रूव कर रहा, वो अलग सिनेरियो, एक जनरल केस बात करते हैं जो व्यक्ति सही में डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके पास एक नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, ये एग्जॉस्ट हो चुका होगा, ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होगा, एग्जॉस्टेड होगा, ठीक है, ये थक चुका होगा एग्ज़ाम दे दे के, लोगों के ताने सुन सुन के, इसके फ्रेंड जो आगे जा चुके हैं उन सबको आगे जाता हुआ देख के ये निराश हो चुका होगा, राइट। वहीं जो बी एक फ्रेशर है, उसके पास पहला उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसके पास एनर्जी है बहुत ज़्यादा, उसके पास एंथुजियाज्म है, उसके पास में मोटिवेशन है, ठीक है। लेकिन इसके पास में नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। अब या तो ये बहुत शार्प व्यक्ति है कि तो दूसरों की गलतियों से सीख ले, या तो फिर ये वैसे ही जैसे आम ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि खुद गलती करके फिर सीखें, ठीक है। अगर तो ये बहुत शार्प है तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले, लेकिन अगर नहीं है तो सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है, थर्ड अटेम्प्ट में लिख ले। लेकिन इसकी एनर्जी तो उतनी बहुत ज़्यादा है ना, इसको अभी कोई डीमोटिवेशन नहीं है, अभी कोई इसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा एग्जाम का अभी तक, है ना, एकदम फ्रेश माइंड से तैयारी कर रहा है। वैसे ही इंडिया हालांकि नौसिखिया है, बट इसके पास में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी तक यहाँ पे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री सेटअप नहीं हुआ है। तो अब बाकी जो देश हैं जो अब क्लीन स्लेट के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, वो पहले अपने जो ऑन गोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये, इसको तोड़ेंगे, डिमोलिश करेंगे या इसमें चेंजेस करेंगे, उनका कॉस्ट बढ़ेगा। इंडिया में जो कंपनीज लगनी है उनका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनने फर्स्ट हैंड में ही वैसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वैसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करनी है जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है। नेगेटिव पॉइंट ये कि इंडिया की इंडस्ट्री के पास में और कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए चिंता बनी है, जैसे क्लाइमेट चेंज बताया, ठीक है। एट द सेम टाइम यूनिट्स इन इंडिया हैव द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिवली क्लीन स्टेट, वही चीज़ ये। लेकिन वहीं पे इंडिया में जो कंपनी लगने वाली हैं उनके पास एडवांटेज ये है कि वो बिल्कुल क्लीन स्टेट से, एकदम साफ सुथरी जगह से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उनकी पट्टी जो है, तख्ती जो है गंदी नहीं है, उनको बिल्कुल साफ सुथरी मिली है, तो अब उसके ऊपर वो अपना मार्क बनाएंगे। दे कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ कंपनीज इन अदर पार्ट्स, वही चीज़, दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस रहे उनसे सीख सकते हैं, ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकॉर्पोरेट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एट द आउटसेट। और वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से ही। Moody's echoes IPCC reports in saying that costs related to flooding, water stress and sea level could escalate significantly by 2050. Moody ने एक और बात के ऊपर बार बार रिपीटेडली जोर दिया है कि IPCC की एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि फ्लड्स का, वाटर स्ट्रेस का, सी लेवल राइज, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 2050 तक, ठीक है। India's Semicon program does have the advantage of being concentrated in greenfield centers that do not have the crippling legacy of poorly planned drainage system. अब इंडिया के सेमिकॉन प्रोग्राम जो है, सेमीकंडक्टर सेटअप बोल रहे हैं, इंडिया का जो सेमिकॉन प्रोग्राम है इसके पास एक और एडवांटेज है, वो क्या है कि ये अभी तक कोई भी ग्रीनफील्ड सेंटर्स में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है, उसी में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। यानी कि जो नई हम लोग टेक्नोलॉजी प्रॉपर सिटीज़ बनाएंगे उसके अंदर ये बनाई जाएंगी, ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि इनको वो पुअर ड्रेनेज सिस्टम वाली सिटीज़ में अपना गुजारा करना पड़ेगा, जहाँ पे अगर बाढ़ आ गई तो फिर इनके कर्मचारी पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनके पास प्रॉपर पूरा स्टार्टिंग से जीरो स्लेट से स्टार्ट करने का मौका है, तो ड्रेनेज इनका प्रॉपर हो सकता है, बाकी फैसिलिटीज़ इनकी प्रॉपर हो सकती हैं।
Planned as a part of government smart city program, these townships should find ways to prevent disruptions during extreme rainfall events. अब क्योंकि ये सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ये जो टाउनशिप्स होंगी, ये जो भी आगे फर्दर ज़्यादा रेनफॉल की वजह से कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है, रुकावट आती है, तो उसको बचा सकते हैं, उससे बच सकते हैं. The government has been positioning Dholera in Ahmedabad as chip making hub. अभी गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वो ढोलेरा में बनाएंगे चिप मेकिंग हब, जो कि अहमदाबाद में है. It should be alert to heat related stresses in the region that by all accounts are likely to be aggravated because of climate change. बोल रहे हैं, तो इसलिए सरकार को इस बात से भी चौकन्ना रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि ये जो एरिया है यहाँ पे हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ भी हो जाए सिनेरियो आगे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से वो हीट जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. ठीक है. और सेमीकंडक्टर चिप्स आपको पता है बहुत लाइट होती हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जल भी सकती हैं. The message from Moody's report is clear. Government will have to handhold industry. तो बोल रहे हैं जो मूडी की रिपोर्ट है उसमें से एक बात जो मुख्य मैसेज है वो बिल्कुल साफ हो जाता है कि सरकार को इस इंडस्ट्री का हाथ थामना होगा, हर कदम पे उनकी मदद करनी होगी. इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नज फैब यूनिट्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिसमें क्या क्या शामिल है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट शामिल है, और इसके अलावा इनको पुश करने का, नज मतलब पुश करना, तो किस तरफ पुश करना कि ये जो फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें. ठीक है. इस तरफ उनको पुश करने की भी जरूरत है, जो कि काम किसका है, सरकार का. व्हाट इज द टोन ऑफ सेकंड पैराग्राफ. देखो भाई सेकंड पैराग्राफ जो है वो प्रॉपरली, वैसे तो ये सारा का सारा पैसेज ही कंसर्न्ड है, ठीक है, चिंताजनक है. सो सेकंड पैराग्राफ भी चिंताजनक है, वो कंसर्न उठा रहा है कि भाई रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम क्लाइमेट चेंज को कंसिडर नहीं करेंगे या करेंगे तो क्या प्रभाव रहेंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What would be an appropriate title for the passage? The rise of semiconductor industry in India, incorrect. The environmental footprint of chip manufacturing, तो हमने केवल उसकी बात नहीं करी है, उसके आगे जो challenges और जो कुछ अच्छी बातें हैं सबकी बात करी है. Challenges and opportunities for India's semiconductor ambition, option C is correct. What is the main theme of the passage? The financial aspects of semiconductor manufacturing in India, incorrect. The environmental concerns of semiconductor fabrication, incorrect. The global competition in the semiconductor industry, incorrect. The interplay between India's semiconductor goals, environmental challenges and opportunities for sustainability, यानी कि इन तीनों के बीच का लिंक. So option D is correct. Based on the passage, which of the following can be inferred regarding India's semiconductor manufacturing ambition? India's ambition is solely based on financial benefits of semiconductor industry, incorrect है. India's plans for semiconductor manufacturing face multifaceted challenges, करेक्ट है कि उनको बहुत सारे challenges, हर एक तरफ से challenges झेलने मिलेंगे, है ना. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which statement best captures the opportunities and advantages for India's emerging semiconductor sector as mentioned in passage? कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बता सकती है कि क्या अपॉर्चुनिटीज और एडवांटेजेस इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास में होंगी? Only Samsung, Intel and European companies have steps towards sustainable practices in semiconductor industry. Incorrect है. इसका इंडियन मार्केट से अभी कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. इंडिया के लिए क्या फायदा होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे. India's semiconductor sector stands a chance to benefit from past mistakes and learnings of older semiconductor hubs. ये करेक्ट है क्योंकि इंडिया के पास चांस है ना कि वो दूसरों से सीख सके, जो पुराने सेमीकंडक्टर हब से वहां पे क्या क्या गलतियां हुई उनसे सीख सके. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम द सर्विस. राम कुमार जो कि कैशियर हैं, तो राम कुमार एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो आर नहीं यूज होगा, क्या होगा, इज. सो ऑन टेम्पररी विड्रॉल नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है. मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर, इसमें एरर है, आर की बजाय क्या आएगा, इज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द अग्रीमेंट वॉज टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट. अब देखो अग्रीमेंट के स्पेलिंग करेक्ट हैं, वॉज के करेक्ट हैं, टर्मिनेटेड के स्पेलिंग देखो क्या होते हैं, TERMINATED, टर्मिनेटेड. बाय
म्यूचुअल, म्यूचुअल के स्पेलिंग क्या होते हैं? MUTUAL, म्यूचुअल। कंसेंट, कंसेंट के करेक्ट है। सो हमें जो एरर वाले स्पेलिंग्स हैं वो पूरा मतलब बिल्कुल बिना कोई एरर वाला सेंटेंस देखना है। द अग्रीमेंट was terminated, करेक्ट है, by mutual consent, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, मरीन, पानी में रहने वाले, एम्फीबियन, जो पानी और धरती और पानी दोनों पे रहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एर्बोरियल, एर्बोरियल मतलब वृक्ष पे, पेड़ों पे रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले, क्योंकि हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि धरती के बाहर के। सो ऑप्शन बी एम्फीबियन इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। एवरेस्ट, एवरेस्ट नहीं होता, AVARICE, एवरेस्ट होता है, जिसका मतलब होता है लालच, है ना। एडवर्स मतलब बड़ा ही खराब। बीज एक कलर है, काइंड ऑफ कलर, ठीक है। और एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है किसी को ये बताना कि भाई आपने जो भी किया मैं उसके स्ट्रिक्टली खिलाफ हूं, आपने जो भी किया वो मेरी नजर में गलत है। तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर है एवरेस्ट के, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The company decided to sell their stake in their subsidiary because it was under massive debts। अब देखो यहाँ पे लिखा है it किसको रेफर किया गया है? द कंपनी को। द कंपनी जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? सेल इट्स, उसके शेयर्स की बात करी जा रही है, तो इट्स शेयर स्टेक इन इट्स सब्सिडरी, ठीक है, उसकी सब्सिडरी में जो उसके शेयर्स थे उनको वो बेच रहे हैं। तो सेल देयर स्टेक इन इट्स सब्सिडरी, सेल इट्स स्टेक इन देयर सब्सिडरी, सेल इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। In times of difficulty, she prays for an oracle to guide her। oracle मतलब डिफिकल्टी के समय में वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसको रास्ता दिखाएं। तो ये जो प्रे है इसका मतलब होता है शिकार, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की, प्रेयर की, ठीक है। तो वो क्या होता है? PRAY, प्रे, प्रेयर की बात करें तो यहाँ पे PRAY, प्रेज करेक्ट। प्रेज मतलब तारीफ करना, प्राइज मतलब जो प्राइज होता है कीमत होती है, और प्रेज, अब प्रेज नहीं आएगा, प्रे आएगा क्योंकि सिंगुलर में है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। राहुल नो शाबाज सिंस चाइल्डहुड, अब हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो शाबाज पहले आ जाएगा। शाबाज राहुल द्वारा जाना जाता है ना, तो शाबाज इज नोन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो शाबाज वॉज नोन टू नहीं आएगा, पास्ट की बात नहीं है। शाबाज इज नोन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का हमें एंटोनिम बताना है, तो वो फल फूल रहा है, ठीक है, फ्लरिश कर रहा है, तो एंटोनिम क्या होगा? कम हो रहा है, राइट। सो द लव बिटवीन देम इज फ्लरिशिंग नो, स्प्राउटिंग नो, ग्रोइंग नो, फेडिंग, कम हो रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ट्रक वॉज कैरिंग अ हैवी लोड, ट्रक बहुत भारी सामान लेकर जा रहा था, हैवी का एंटोनिम बताना, तो लाइट, ठीक है, हल्का फुल्का। बिग बड़ा, मैसिव बड़ा, लाइट हल्का फुल्का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लार्ज बड़ा। टू बी इन टू माइंड्स यानी कि बहुत ही परेशान होना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, अनिश्चित है, अनसर्टेन है कोई भी चीज। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, ऐसा नहीं है। टू वर्क ऑन समबडीज एल्स एडवाइस, किसी दूसरे की सलाह पे काम करना, इनकरेक्ट। टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट, नो। टू बी अनसर्टेन यानी कि आप कुछ तय नहीं कर पा रहे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होता है ना कि यार मेरा समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये पहनूं या वो पहनूं, या जाऊं या नहीं जाऊं, ठीक है, या ऑफर एक्सेप्ट करूं नहीं करूं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स टू हर एज ही वुड गेन अ बिग मार्जिन, जो दुकानदार था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था उसको ये बॉक्स बेचने के लिए, उसको यहाँ पे कोई महिला है, उसको ये बॉक्स बेचने के लिए, क्योंकि उसको इससे बहुत ज्यादा, किसको? शॉपमैन को बहुत मार्जिन मिलने वाला था, बड़ा मार्जिन मिलने वाला था। द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्विजिट लिटिल एनामल बॉक्स, एक्विजिट मतलब कि बड़ा ही प्रीमियर जिसको बोलते हैं, तो बोल रहे हैं जो आदमी काउंटर पे था उसने उसको बड़ा ही प्रीमियर, बड़ा ही हाई क्वालिटी, चमकदार, चमकीला छोटा सा एनामल बॉक्स दिखाया। विद अ वेरी फाइन ग्लेज एज इफ बेक्ड इन क्रीम, और उसके ऊपर बहुत अलग सी शाइन थी, बहुत पतली सी, बहुत शानदार सी शाइन थी, जैसे कि वो क्रीम में पकाया गया हो, क्रीम लगा के उसको पकाया गया हो, ऐसी शाइन थी उसके ऊपर।
अब एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे क्रीमी बॉक्स को सेल करने की बात करें और यहाँ पे उस बॉक्स का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, तो बी के बाद में ए स्टेटमेंट आएगा, ए पहले नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे बी के बाद में ए है, यहाँ पे ए पहले है, इनकरेक्ट। यहाँ पे बी के बाद में ए है, यहाँ पे बी के बाद में ए है। As the box was too expensive, price 28 guineas, she asked the shopkeeper to keep it for her. अब क्योंकि वो बॉक्स बहुत महंगा था, 28 गिनीज किसी देश की करेंसी होगी, उसका इतनी कीमत का बॉक्स था, तो इसीलिए उसने दुकानदार को बोला कि आप इसको मेरे लिए संभाल के रख लो। बोलते हैं ना, इसको देना मत, मैं कल आके ले जाऊंगा, वैसे ही उसने बोला। She went inside a little antique shop in Curzon Street. बोल रहे हैं वो कर्जन स्ट्रीट में एक छोटी सी एंटीक शॉप के अंदर गई। This was the usual shop where the shopkeeper was ridiculously fond of serving her. बोल रहे हैं ये यूजुअल शॉप थी जहाँ पे वो लगातार आती जाती होगी, और वहाँ का जो दुकानदार था वो बड़ा ही विचित्र तौर से ना उसको मतलब चीजें देने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट हो गया। किसी महिला की बात कर रहे हैं जो कि किसी दुकान के अंदर गई, ठीक है, और वो उसी दुकान में पहले भी आती जाती थी, और जो शॉपकीपर था वो उसको कुछ ना कुछ चीजें देने की कोशिश करता था। तो डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें नहीं है डी फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, अब उस शॉपकीपर ने क्या किया, उस शॉपकीपर ने उस महिला को हमें पता है कि बी के बाद में ए आएगा, राइट, लेकिन सी पहले नहीं आ सकता, सी भी बी के बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है बॉक्स का और उसके बाद में उसकी प्राइस बताई जाएगी ना, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, सी पहले नहीं आएगा। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, डी बी ए सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो डी फिर बी ए और लास्ट में उसके प्राइस के बारे में बताया गया, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा था तो उसने उसको बोला कि आप इसको रख लो, मेरे लिए बचा के रखना। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, प्लाइट मतलब संकट, समस्या, तो मुझे आपका संकट समझ में आ रहा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। तो अब इसका एंटोनिम क्या होगा, प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट मतलब कठिन स्थिति। ठीक है, तो कठिन स्थिति तो नहीं होगा, वो तो सिनोनिम हो गया। डिलेमा, डिलेमा मतलब दुविधा। क्वांड्री, क्वांड्री मतलब संकट। एडवांटेज मतलब आपके पास जो लाभ है, सो ऑप्शन डी एडवांटेज इज करेक्ट। सर्टेन, सर्टेन मतलब कि कोई चीज बिल्कुल पक्की है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेट है, सो सर्टेन मतलब निश्चित। अप्रूवल मतलब मंजूरी। डेफिनेट मतलब कि निश्चित। डाउटफुल मतलब कि संदिग्ध। कॉशन मतलब सतर्कता। तो हमें सिनोनिम बताना है सर्टेन का, तो सर्टेन का सिनोनिम क्या हो गया, डेफिनेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कैरियोके प्रोग्राम वॉज प्लान्ड बाय द क्लब वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। अब यहाँ पे देखो दो बारी वॉज यूज हो रहा है, स्टेटमेंट नहीं फिट है ना, करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कैरियोके प्रोग्राम क्लब द्वारा प्लान किया गया था वो बहुत बड़ा सक्सेस था, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो द कैरियोके प्रोग्राम प्लान्ड बाय द क्लब वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉज हटाना है, क्या आएगा, प्लान्ड बाय द क्लब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दे विल नॉट वाटर द प्लांट्स, वो पानी नहीं देंगे पौधों को, तो पौधों को उनके द्वारा पानी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दे ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट वाटर ये क्या है हमारा वर्ब, पानी देने की बात हो रही है ना, तो वर्ब, और किसको पानी देना है, ऑब्जेक्ट, द प्लांट्स, तो द प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड बाय देम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वॉर इज मोस्टली ग्लोरिफाइड एंड डैश बाय द सोसाइटी, बोल रहे हैं वॉर जो है उसको ज्यादातर ग्लोरीफाई किया जाता है और अच्छा माना जाता है शायद सोसाइटी द्वारा। द रियल पिक्चर ऑफ वॉरफेयर इज एज हॉरिफिक एंड डैश एज वन कैन इमेजिन, लेकिन जो असल स्थिति होती है ना किसी जंग की, वो बहुत ही डरावनी और ट्रॉमेटाइजिंग होती है। क्यों, जो सोल्जर्स वहां पे शहीद होते हैं या वो लोग जिनके प्रियजन जा चुके हैं और वो पीछे उनके लिए विलाप कर रहे हैं, वो लोग, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती है। Often, soldiers who witness death-like experiences suffer from psychological disorders. बोलते हैं कई दफा ऐसा होता है, वो जो सोल्जर्स जिन्होंने इस तरीके की डेथ लाइक स्थिति वहां पे एक्सपीरियंस की होती है, ये बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरते हैं एंड आर डैश फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, और शायद ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं अपनी बाकी की जिंदगी के लिए। मेनी वॉर पोएम्स कॉन्ट्रास्ट ऑल द सेंटिमेंटल मिथ्स अबाउट वॉरफेयर, बोल रहे हैं कई सारी पोएम्स हैं जो हमारे जो सेंटिमेंटल मिथ्स है ना कि हाँ युद्ध करना ही हल है, युद्ध से ही हमें मिलेगा सोल्यूशन मिलेगा, मार दो उनको, काट दो उनको, ये जो हमारा
एक इमोशन है ना, उसका उल्टा विपरीत सच जो है वो बताती हैं. अबाउट वॉरफेयर बाय डैश द हार्श, बाय टेलिंग द हार्श रियलिटीज दैट सोल्जर्स फेस, क्योंकि वो बताती हैं कि युद्ध के दौरान हमारे सैनिक भाइयों को क्या देखना पड़ता है. साथ ही लफ्ज़ों से ना कहना, बस इशारों से बतला देना, अगर हाल मेरी माता पूछे जलता दीप बुझा देना, राइट. तो ये सिचुएशन जो है ये एक्चुअल में एक सोल्जर की भावना को बताती हैं कि वो उस टाइम पे वहां पे क्या फील कर रहे होते हैं. The real trauma is seen in people who are left to dash for their loved ones after they are gone. तो real trauma जो है वो उन लोगों द्वारा झेला जाता है जो पीछे रह जाते हैं अपने प्रियजनों के लिए, जो जा चुके हैं उनके लिए विलाप करने के लिए. ठीक है, तो ये था पैसेज. वॉर इज मोस्टली ग्लोरिफाइड एंड डैश बाय सोसाइटी. शार्पन मतलब उसको और तीखा करना, और ज्यादा तीव्र करना. सीमेंटेड मतलब कि फर्मली, बहुत फर्मली एस्टैब्लिश्ड कोई चीज. सैक्रिफाइस मतलब कि किसी चीज को एक ऑफरिंग के तौर पे देना. और यूलोजाइज्ड मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रेज करना. तो ग्लोरिफाइड एंड प्रेज्ड की ही बात की जा रही है ना, कि समाज द्वारा तो इसको ग्लोरीफाई किया जाता है और प्रेज किया जाता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. The real picture of warfare is as horrific and dash as one can imagine. Lengthening मतलब लंबी, बढ़ने वाली. Inspiring मोटिवेट करने वाली. Devastating मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक, नुकसान पहुंचाने वाली, विनाश करने वाली. हार्कनिंग मतलब ध्यान देने वाली. सो ऑप्शन सी devastating is correct. Often, soldiers who witness death-like experiences suffer from psychological disorders and are dashed for the rest of their lives. Creep मतलब होता है धीरे धीरे मूव करना. शेल्ड मतलब कि गोलीबारी करना. हार्डन मतलब कि कठोर बनना. और नम्ड मतलब कि सुन्न हो जाना, बिल्कुल किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाना. ठीक है, सो ऑप्शन सी numbed is correct. Many war poems contrast all the sentimental myths about warfare by exposing मतलब सामने लेकर आना, किसी चीज को प्रकट करना. तो यहाँ पे जो हार्श रियलिटीज हैं सोल्जर्स की, वो जो उस समय पे वो वहां पे फेस करते हैं, उसकी सच्चाई बयां करती है ना, एक्सपोज करती है. सो ऑप्शन ए एक्सपोजिंग इज करेक्ट. हार्डनिंग अगेन कठोर होना. गिविंग मतलब देना. बीइंग मतलब बनना. The real trauma is seen in people who are left to dash, to think, मेमोराइज, मॉर्न मतलब कि उनका दुख व्यक्त करना, शोक मनाना. सो ऑप्शन सी मॉर्न इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अब कॉम्पिटिटिव जो आपका एसएससी मेल्स का एग्जाम है वो बहुत क्लोज आ चुका है, तो तैयारी खींच लो. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.